बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 5 वर्ष का बालक शंकर गांव के बीच में खेल रहा है। उसी समय मिथिला के राजा शिव सिंह देव की सवारी वहां से गुजरी। राजा ने बालक को देखा तो पहली बार में राजा को लगा कि बालक प्रतिभा संपन्न है। थोड़ी देर और रुके, बालक के क्रियाकलापों को देखा तो राजा को बालक वास्तव में ही प्रतिभा संपन्न लगा। राजा ने बालक को अपने पास बुलाया और बुला करके पूछा कि आप कौन हो, आपका परिचय दीजिए। बालक ने कहा कि मेरे पिताजी का नाम भवनाथ मिश्र है। तो राजा को नाम लेते ही याद आया कि भवनाथ मिश्र एक अध्यापक हैं और दूर दूर तक बालकों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए उनकी प्रसिद्धि है। तो राजा ने बालक की बुद्धिमत्ता का परिचय लेने के लिए कहा कि आप पढ़ते हो। बालक ने कहा हाँ मैं पढ़ता हूँ। राजा ने फिर से पूछा पढ़ते हो तो एक श्लोक सुनाओ। बालक कहता है मेरा स्वयं का बनाया हुआ या दूसरे का बनाया हुआ। राजा ने कहा पहले स्वयं का बनाया हुआ सुनाओ। बालक एक श्लोक सुनाता है। राजा ने कहा अब स्वयं का और दूसरे का बनाया हुआ दोनों को मिला करके श्लोक बनाकर सुनाओ। बालक फिर से वैसा श्लोक सुनाता है। राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने कोषाध्यक्ष को बुला करके कहते हैं कि बालक को कोषागार में ले जाओ, खजाने में ले जाओ और पर्याप्त मात्रा में धन दीजिए। बालक वहां से खजाने में जाता है और अपने लंगोटी के एक हिस्से में जितना धन आ सकता है उतना लेकर के अपनी माता के पास लौटता है। बालक ने माताजी को धन दिया और सारी कहानी सुनाई। माँ ने तुरंत दाई माँ को बुलाया। दाई माँ ने बालक के प्रसव के समय और उसके बाद माता पुत्र दोनों की खूब सेवा की थी। तो वो सेवा करने के बाद जब दाई माँ ने कहा कि मुझे इनाम चाहिए, तो बालक की माता ने कहा कि जब बालक की पहली कमाई आएगी उस समय वो सारी कमाई आपकी होगी। इस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको इनाम दे सके। तो बालक राजा शिव सिंह देव से जितना भी धन लेकर के आता है वो दाई माँ को माँ भवानी देवी समर्पित कर देती है। दाई माँ ने उस धन का उपयोग गांव में तालाब बनाने के लिए किया। आज उस तालाब को दाई के पोखर के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के अवशेष वर्तमान में बिहार के मधुबनी जिले के सिरसिव गांव में स्थित हैं। हमारी भी पहली कमाई की माता पिता राह देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी। समय से पढ़ेंगे, नियमित पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ेंगे तो वो दिन भी होगा जब हमारी पहली कमाई होगी। उससे हम स्वावणी कर सकते हैं, उस कमाई को हम पुण्य के कार्यों में खर्च कर सकते हैं या उस कमाई को माता पिता के हाथों में हम समर्पित कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। बीएनडी क्लासेज के 2009 से 2023 तक के पेपर में समास प्रकरण, इसमें आज अपना विषय होगा कर्मधारय समास, द्विगु समास। 2009 से 2023 तक के प्रश्न हैं। इन सब को पढ़ने के बाद में मानसिक चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं, किन किन टॉपिक्स को हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। इसी बुक में 2009 से 2023 तक के प्रश्न हैं। द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में 150 में से 107, संस्कृत डिपार्टमेंट की में 150 में से 118 और तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में 70 में से 52 प्रश्न हूबहू मिले थे। बहुत उपयोगी पुस्तक है, व्याख्या सहित है और एकमात्र ऐसा संकलन है जिसमें व्याख्या सहित प्रश्न उपलब्ध है। प्रश्न सारंग है इत्यत्र समासो अस्ति। ये संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया प्रश्न है।
कृष्ण सारंग है इत्यत्र यहाँ समासवस्ती समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या षष्ठी तत्पुरुष। दो शब्द हैं इसमें, पहला है कृष्ण और दूसरा है सारंग है। समास में शब्दों को अलग करना ये हमारे लिए अनिवार्य है, शब्दों को अलग करना, उनका अर्थ जानना, फिर समास में कोई ज्यादा समस्या आती नहीं है। कृष्ण का काला सारंग है और सारंग, काला और सारंग दोनों पद ही विशेषण है, दूसरे की विशेषता बताते हैं। कृष्ण यह पद भी विशेषण है और सारंग यह पद भी विशेषण है। ऐसा समास जिसके प्रथम और द्वितीय, प्रथम या उत्तर, पूर्व या उत्तर दोनों पद विशेषण होते हैं उसको कहा जाता है विशेषण। दोनों पद हैं तो दोनों को नाम दिया गया उभय पद कर्मधारय। विशेषण उभय पद कर्मधारय समास, तो ये इसका उत्तर होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय में भी विशेषण उभय पद दोनों पद विशेषण है, विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। समास विग्रह करेंगे तो पहला पद होगा कृष्णंच असौ, ये विशेषता में जोड़ा जाता है कर्मधारय में, और दूसरा पद होगा सारंग है। ये लौकिक विग्रह या समास विग्रह हो गया, कृष्णंच असौ सारंग है। कृष्ण चतुर्दशी इत्यत्र समास है अस्ति, यहाँ समास है। ये 2010 प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। दोनों शब्दों को अलग कीजिए, पहला शब्द है यहाँ कृष्ण और दूसरा शब्द है चतुर्दशी। कृष्ण चतुर्दशी, अंधेरी चतुर्दशी, अमावस्या से ठीक पहले की रात। तो पहला पद कृष्ण, दूसरे पद चतुर्दशी की विशेषता को बता रहा है। चतुर्दशी कैसी? कृष्ण चतुर्दशी काली है। तो प्रथम पद तो यहां हो गया विशेषण और दूसरा पद हो गया विशेष, जो विशेषता को बताता है विशेषण कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहेंगे। विशेषण विशेष, विशेषण विशेष किसमें? कर्मधारय में से। कर्मधारय में भी विशेषण विशेष से कर्मधारय समास है। समास विग्रह करेंगे तो पहला पद कृष्ण, लेकिन चतुर्दशी के अनुसार ये होगा कृष्णा च असौ चतुर्दशी। कृष्णा च असौ चतुर्दशी, इसे लौकिक विग्रह कह सकते हैं या हम समास विग्रह कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। समानाधिकरण है, तत्पुरुष है, किम व्यपदिश्यते। समानाधिकरण तत्पुरुष को किम क्या व्यपदिश्यते कहा जाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष को क्या कहा जाता है? दोनों शब्दों को अलग कीजिए। समान अधिकरण, समास में ऐसे कौन से भेद हैं जिनमें समान अधिकरण होता है? समास विग्रह के प्रथम और द्वितीय, पूर्व या उत्तर दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, उसको समानाधिकरण कहा जाता है। तो एक तो ये होता है समानाधिकरण तत्पुरुष में, और दूसरा समानाधिकरण बनता है बहुव्रीहि में। तत्पुरुष में इसे कहा जाता है समानाधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष में से कहा जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष, और इसी का अन्य नाम है कर्मधारय। जबकि बहुव्रीहि में भी समानाधिकरण साथ जुड़ेगा और इसे कहा जाएगा समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। फिर से समझिए, पूरे समास में दो समास ऐसे हैं जिनके प्रथम और द्वितीय पद में समान विभक्ति होती है। पहला प्रकार है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसी का अन्य नाम है कर्मधारय समास। और समास का दूसरा प्रकार जिसमें समान अधिकरण समान विभक्ति पूर्व उत्तर पद दोनों में होती है, उसे कहा जाता है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास।
ये हमें याद रखना है। जहां प्रथम द्वितीय पूर्व उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति है, तत्पुरुष बहुव्रीहि, बहुव्रीहि को कहेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि, और तत्पुरुष को कहेंगे हमें कर्मधारय समास। तो समानाधिकरण है, तत्पुरुष है किम व्यपदेश्यते, तत्पुरुष में समान अधिकरण होने पर उसे क्या नाम दिया जाएगा, कर्मधारय, और बहुव्रीहि में होगा तो बहुव्रीहि समानाधिकरण या समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। बिल्कुल सीधे और सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमारी समझ के प्रश्न है, ये सब हम पढ़ते हैं लेकिन अलग अलग प्रकार से लिख करके नहीं देखते हम। नीलोत्पलम पद में समास है, ये 2013 जिला जयपुर से पूछा गया प्रश्न है। दो शब्द है, दोनों को अलग कीजिए, नील और दूसरा शब्द है यहाँ उत्पलम। उत्पलम यानी कमल, कैसा, नील, नीला, नीला कमल। पहला पद नील शब्द उत्पलम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह हो गया विशेषण और उत्पलम हो गया विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण विशेष्य किसमें से, कर्मधारय में से, यह कर्मधारय में से विशेषण विशेष्य समास है। समास विग्रह करेंगे, नीलम च तद उत्पलम होगा। समास विग्रह या लौकिक विग्रह जो भी हम कहना चाहें, नीलम च तद उत्पलम, इससे नीलोत्पलम सिद्ध होता है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास का उदाहरण है। घनश्याम है पद में समास है, इस पद में कौन सा समास है, तो बार बार हमसे पूछा जाता है हिंदी संस्कृत दोनों में। द्विगु कर्मधारी अव्यभाव या बहुव्रीहि, ये भी 2013 थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। दोनों शब्दों को अलग करेंगे, घन और इसके बाद में है श्याम है, घन, इसके बाद में दूसरा शब्द है श्याम है। श्याम कैसे, घन बादल के समान, श्याम कैसे, बादल के समान, श्याम की तुलना बादल से की गई है, तो घन को यहाँ कहेंगे हम उपमान। जिससे तुलना की जाती है उपमान, जिसकी तुलना की जाती है उसे कहेंगे उपमेय। उपमान उपमेय कर्मधारय समास में होता है। यदि एक पद उपमान हो एक पद उपमेय हो तो वहां कर्मधारय समास माना जाता है। उपमान उपमेय कर्मधारय समास। समास विग्रह करने के लिए पहले दोनों पदों के बीच में इव जोड़ेंगे और समान विभक्ति करेंगे हम। समानाधिकरण है तो समान विभक्ति, जो विभक्ति श्याम में है वही होगी घन में। घन है, दोनों पदों के बीच में इव जोड़ दो, इव श्याम है, बादल के समान श्याम। फिर आगे बढ़ते हैं। शैलोन्नत है उदाहरण मस्ती, यह उदाहरण है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया प्रश्न। कर्मधारय समास से, तत्पुरुष समास से, अव्ययभाव समास से, बहुव्रीहि समास से। दो शब्द हैं, दोनों को अलग कीजिए, फैल और दूसरा शब्द अलग होगा जब गुण संधि हटेगी। उन्नत है, शैल के समान उन्नत, शैल के समान उन्नत। एक पद यहाँ उपमान है, एक पद उपमेय है। पहला पद उपमान तो दूसरा पद यहाँ उपमेय है। उपमान उपमेय कर्मधारय समास में होता है। ये तो इसका उत्तर हो गया। समास विग्रह करने के लिए दोनों पदों में समान विभक्ति कीजिए और दोनों के बीच में इव जोड़ देंगे। शैल है इव उन्नत है, शैल है इव उन्नत है, शैलोन्नत है। फिर आगे बढ़ते हैं। द्विगुर द्वंद्वस्य नपुंसकम स्यात्, द्विगु समास और द्वंद्व समास। नपुंसकम स्यात् नपुंसक होता है। थोड़ा टफ प्रश्न है, समझ का प्रश्न है। द्विगु और द्वंद्व समास नपुंसक होता है। समाहार अर्थ में, एक से अर्थ में, इतरेतर योग में या घी संज्ञक पूर्वे घी संज्ञक के पहले। तो ये समास में ये होता नहीं है। एक से अर्थ में होता है द्वंद्व समास, जहां दो पदों में एक ही पद एक ही शब्द शेष रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास होता है।
इतर इतर योग में, अन्य अन्य योग में भी द्वंद्व समास होता है। जब द्वंद्व समास में दोनों पद शेष रहते हैं वहां द्वंद्व होगा, उसे इतरेतर योग कहा जाता है। अब शेष रहा अब हमारे पास में समाहारे। समाहार का अर्थ है समूह। प्रश्न ने हमसे कहा द्विगु और द्वंद्व समास नपुंसक कब होते हैं, या द्विगु या द्वंद्व समास नपुंसक लिंग में कब बनते हैं। तो जब उनका अर्थ समाहार लगाया जाता है, समूह लगाया जाता है, समास विग्रह में समाहार शब्द जुड़ा हुआ होता है, तब नपुंसक होते हैं। इसका सूत्र है स नपुंसकम। अर्थ में है समाहारे, समाहार अर्थ में द्विगु द्वंद्वस्य, द्विगु और द्वंद्व समास नपुंसकम स्यात्, नपुंसक होते हैं। द्विगु और द्वंद्व समास समाहार अर्थ में, समूह अर्थ में नपुंसक होते हैं। यह हम कह सकते हैं यदि समास विग्रह में समाहार शब्द लिखा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो नपुंसक होते हैं। कौन कौन से? द्विगु और द्वंद्व समास। आगे बढ़िए। पंचवटी इत्यत्र कह समास है, यहाँ कौन सा समास है? दो शब्द है इसमें, पंच और दूसरा शब्द है वटी। वटी में भी मूल शब्द शेष रहेगा वट। पंच वट, वट वृक्ष का वट, पंचवट। पहला पद पंच संख्यावाची है, पहला पद संख्या को बता रहा है, वट यह शब्द संज्ञा को बता रहा है। ऐसा समास जिसका पहला शब्द संख्या को बताता हो, दूसरा शब्द संज्ञा को बताता हो, तो वह द्विगु समास होता है। और इसी से इसकी पहचान रखनी है। इसमें भी दो शब्द है, पहला द्वि, दो संख्या बताता है, दूसरा है गु, गा, गोमाता। दूसरा गो, इसका अर्थ है गोमाता। तो पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद है संज्ञावाची। यहां भी पहला पद संख्या को बताता है, दूसरा संज्ञा को बता रहा है, इसलिए यह द्विगु समास का उदाहरण है। ये पहला। समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में षष्ठी जोड़ेंगे और बाद में समाहार लिख देंगे। पंच बहुवचन में है तो षष्ठी का बहुवचन पंचानाम, इसी के साथ में वट में भी षष्ठी का बहुवचन वटानाम, और समाहार अर्थ में द्विगु समास होता है तो साथ में जोड़ेंगे समाहार है। 5 वटों का समाहार या 5 वटों का समूह है, इसी को पंचवटी कहा जाता है। पंचवटी पद में समास है, ये हिंदी का प्रश्न, इसका ही बदला हुआ रूप इससे अगले साल पूछा गया था। पंचवटी पद में समास है, इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास का उदाहरण है। जो समास का एक हुआ है दिमाग में, बहुत कठिन है, पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, बहुत सारा पढ़ लिया, प्रश्न मिला ही नहीं, उत्तर मिला ही नहीं। ये सब उत्तर यहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ वो सब प्रश्न भी मिलेंगे जो अब तक पूछे गए हैं, इनके आधार पे अंदाज भी होगा कि कौन सा पूछा जा सकता है, किस सूत्र से पूछे जा रहे हैं, किस समास के उदाहरण अधिकतम आते हैं। निम्नलिखित विग्रहानुसारम द्विगु समासम निर्धारित। अब हमें विग्रह के अनुसार द्विगु समास का निर्धारण करना है। इससे पहले पूरा शब्द मिला, पूरा पद मिला, उसके अनुसार हमें समास का नाम बताना था। अब हमें समास विग्रह मिलेगा, लौकिक विग्रह मिलेगा, उसके अनुसार अर्थ बताना है। दंड है पाणव यस्य सह, इसका बनता है दंड पाणी ही। दंड है हाथ में जिसके वह। दूसरा प्रकार देखिए, यहां हमें बताना है द्विगु समास। दो मुख्य विशेषताएं हैं द्विगु की। एक तो समाहार अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि समाहार अर्थ में तो द्विगु और द्वंद्व दोनों होते हैं, द्विगु और द्वंद्व दोनों होते हैं। समास विग्रह कैसे करें? तो दूसरी विशेषता को हम काम में लेंगे। फिर पहला पद संज्ञा और दूसरा संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास होगा। यहाँ जो भी शब्द पहला संख्यावाची और दूसरा संज्ञावाची है वो द्विगु समास का उदाहरण है। दोनों ही विशेषता यहाँ काम में आ रही है। ये समाहार है, त्रियाणाम में त्रि संख्यावाची है और भुवनानाम में भुवन संज्ञावाची है।
ये द्विगु समास का उदाहरण है। समस्त पद यदि हम बनाएंगे तो पहले का मूल शब्द त्रि और दूसरे का मूल शब्द है भुवन। सबसे पहले त्रिभुवन बनेगा, हिंदी में त्रिभुवन पढ़ाया जाता है। द्विगु समास नपुंसकलिंग एकवचन में तो त्रिभुवनम ये पहला होगा, यहाँ त्रिभुवनम, ये इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़िए, ये हमारा पढ़ा हुआ है ऐसा शब्द जिसके अंत में निपुण हो, कुशल हो, दक्ष हो, पटु हो, चतुर हो, सौंडय हो, तो वो सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाता है। पूर्ण है पुरुष है, शोभन है पुरुष है, इस प्रकार का ये उदाहरण है। आगे इसको पढ़ेंगे हम जब, यदि कुत्सित पुरुष है, कुपुरुष है, उसी के समान उदाहरण है ये। चतुर्नाम भुजानाम समाहार है, इस लौकिक विग्रह द्वारा निष्पन्न चतुर्भुजम शब्द में समास बतावे। तो ये तो सीधा और सरल है। चतुर्नाम, चतुर में चतुर्नाम, इसमें चतुर संख्यावाची है, इसका मूल शब्द है चतुर, चार, ये संख्यावाची है। भुजानाम, इसमें मूल शब्द है भुजा, सबसे पहले यही बनता है चतुर्भुजा, इसी का नपुंसकलिंग एकवचन बनता है चतुर्भुजम। चतुर ऐसे कैसे जुड़ जाता है, भुजा, इसका फलम इसके समान भुजम हो जाता है चतुर्भुजम। इसमें समास बताना है, पहला पद संख्या को बता रहा है और दूसरा पद संज्ञा को बता रहा है। तो संख्या और संज्ञा को बताने वाले समास को हम कहेंगे द्विगु समास। फिर आगे बढ़ते हैं। पंचानाम पात्राणाम समाहार है, पांच पात्रों का, पांच बर्तनों का समूह है। इत्यस्य समस्त पदमस्ति, इसका समस्त पद है। द्विगु समास में समस्त पद बनाने के लिए पहला काम होगा समाहार हटाएंगे, दूसरा काम होगा दोनों के मूल शब्द इकट्ठे करेंगे। पंचानाम में मूल शब्द है पंच और पात्राणाम में मूल शब्द है पात्र, बर्तन। पंचपात्र नपुंसकलिंग एकवचन, पंचपात्रम। यहाँ पंचपात्राणी, पंचपात्री या पंचपात्र है, ये क्यों नहीं बना, इसको ये कंफ्यूजन की स्थिति खड़ी करता है। बाकी तो हम जानते हैं दो शब्द तो बनेंगे नहीं। पंचपात्राणी, पात्रम, पात्रे, पात्राणी, हम कह सकते हैं पात्रम ही क्यों बना, पात्राणी क्यों नहीं बना, तो ये एक वचन में बनता है द्विगु समास, इसलिए ये बना पंचपात्रम, पंचपात्राणी नहीं बना। पंचपात्रम पद में समास है, देखिए उसी को फिर से पूछा गया। पंचपात्रम इस पद में समास है, द्विगु समास का उदाहरण है पंचपात्रम। अष्टाना मध्यायानाम समाहार है, इत्यस्य समस्त पदमस्ति, इसका समस्त पद है। प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। दो शब्द है, दोनों को अलग कीजिए। पहला शब्द है अष्ट, आठ, और दूसरा शब्द है इसमें अध्याय। शब्दों को अलग करना ये सबसे जरूरी है, ये नहीं आएगा तब तक समास में हम समझ नहीं पाएंगे कि समास जोड़े कैसे, समास विग्रह कैसे करें। फिर पन्ने बदलेंगे वहां या ऊपर नीचे मुंह को करेंगे। अष्ट अध्याय जोड़ लो, यहां दीर्घ संधि होगी, अष्टाध्याय, अष्टाध्याय दीर्घ इकारांत बनेगा अष्टाध्यायी, ये अष्टाध्यायी हो गया। 8 अध्यायों का समूह है अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखित ग्रंथ। नवानाम रात्रिनाम समाहार है, इत्यस्य समस्त पदमस्ति, इसका समस्त पद है। बोलचाल की भाषा में, कहने सुनने की भाषा में इसको हम कहते हैं नवरात्रि, ये कहा जाता है। नवरात्रि आ गई, लेकिन यहां एक सूत्र पढ़ा गया, संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम। ये सूत्र कहता है पहले संख्यावाचक शब्द हो, उसके बाद रात्रि शब्द लिखा हुआ हो, तो रात्रि शब्द नपुंसकलिंग में लिखा जाता है। रात्रि शब्द नपुंसकलिंग में लिखा जाता है, अर्थात नपुंसकलिंग कैसे होगा, फल का बनता है फलम, इसी प्रकार रात्रि का बनेगा रात्रम।
ये पक्का आइडिया है। पहले संख्यावाचक शब्द हो, उसके बाद रात्रि शब्द लिखा हुआ हो, तो रात्रि शब्द की जगह हमें रात्र शब्द लिखना है, और हिंदी भाषा में लिखेंगे तो मैं हट जाएगा, ये केवल रात्र रहता है। अब जोड़िए इनको। पहला उदाहरण है, नवानाम रात्रिनाम समाहार है। दोनों के मूल शब्द हटाइए, सॉरी विभक्ति हटाएंगे तो पहला होगा नव और दूसरे में मूल शब्द है रात्रि। यहां तक अपना फार्मूला एकदम फिट है, एक नंबर है। रात्रि शब्द से पहले नव संख्यावाची शब्द है, तो रात्रि को रात्र में बदलिए, नपुंसकलिंग में बदलिए, नवरात्रम ये बनेगा। और इसी का हिंदी भाषा में हम पढ़ते हैं शुद्ध रूप नवरात्र लिखा जाता है, नवरात्रि नहीं। ये हिंदी में समास है नवरात्र, ये संस्कृत में है नवरात्रम। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है, इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण, पहला तो हमने पढ़ा नवानाम रात्रिनाम समाहार है, नवरात्रम। दूसरा उदाहरण है तुयोः रात्रियोः समाहार है, द्विरात्रम नवरात्रम। नवरात्रम परीक्षा में आ गया है तो द्विरात्रम इसके आने की गुंजाइश बढ़ती है, क्योंकि एक ही सूत्र के नीचे दोनों उदाहरण पढ़े गए हैं। नवरात्रम द्विरात्रम। संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, क्लीबम का अर्थ है नपुंसकलिंग। पंचगवम पदस्य समास विग्रहम चुनुत, चिनुत। पंचगवम इस पद का समास विग्रह चुनी, यहां से निर्धारण होगा समास विग्रह का। पहला शब्द है पंच, ये संज्ञावाची संख्या को बता रहा है। दूसरा शब्द है गवम, गो, ये संज्ञा को बता रहा है। तो द्विगु समास है, द्विगु समास है तो निश्चित रूप से समास विग्रह के अंत में समाहार लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ एक ही ऑप्शन में समाहार लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं पंचानाम गवाम समाहार। ये पंच गवम इसका समास विग्रह है और ये द्विगु समास का उदाहरण है। ये अपना पूरा हो गया। दो समास हमने पढ़े और दोनों में हमने देखा बिल्कुल सीधे और सरल प्रश्न थे। पहला समास हमने पढ़ा कर्मधारय समास और दूसरा पढ़ा द्विगु समास। सिर को बहुत मोटा करने की जरूरत नहीं है, चिंता में आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधे और सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक सावधानी हमें रखनी है, जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उसके साथ में उससे संबंधित दूसरा उदाहरण पढ़े। समास विग्रह पूछा गया है तो समस्त पद को याद रखें, समस्त पद पूछा गया है तो समास विग्रह को याद रखें। समास की पहचान करना सीखे, पहचान के बाद में उदाहरणों को हल करें। उदाहरण अनंत है, जितने हम हल करेंगे उतने ही कम है। अभ्यास बड़ा रहता है, जितना अच्छा अभ्यास होगा उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी, उतनी ही अच्छी फुटबॉल, वॉलीबॉल ये हम खेल सकते हैं। उतनी ही अच्छी परीक्षा में बल्लेबाजी करके हम अच्छे उत्तर दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।